हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली 3S। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जो चैनल से जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूं, और जो अभी चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता ही है, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर हम लोगों ने 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। आज पार्ट नंबर 5 है जिसके अंदर हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक करने वाले हैं। साथ में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है उसको करेंगे। इसके अंदर अडोलसेंट और जो भी हमारे अडल्ट लर्नर्स होते हैं उसकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों से वो क्वेश्चन करते हैं कि एक बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, बच्चे का नेचर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और आपको पता ही है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर रही थी, आज हम ये करने वाले हैं एडोलसेंट और जो हमारा अडल्ट लर्नर है उनके अंदर जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव और इंडिविजुअल डिफरेंस जो दिए हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यही चीज़ें हम लोग हमारे एग्ज़ाम में करके नहीं जाते, क्योंकि एग्ज़ाम कई बार क्या होता है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बनाया जाता है, और टीचिंग में तो सारे ही बेसिक से कंसेप्ट हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, लर्नर की, कि लर्नर क्या होता है। अ लर्नर इज समवन हु इज कंसिस्टेंटली लर्निंग, कि एक लर्नर उसको बोला जाता है जो कंटिन्यूली, लगातार किसी भी चीज को सीखने में लगा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके बाद बात करते हैं, वी ऑल आर द लर्नर एट सम और द अदर टाइम इन आवर लाइफ, डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डे बाय डे कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। हमारे इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है वहाँ से सीखता है, हमारे जो पीर ग्रुप्स होते हैं उनसे भी सीखते हैं हम लोग। उसके बाद जो भी हमारी आसपास के फ्रेंड्स लोग होते हैं, सोशल मीडिया होता है, कुछ ना कुछ जो भी हमारा होता है, सब चीज़ों से हम कुछ ना कुछ लाइफ में डे बाय डे सीखते रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं, आ लर्नर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज दैट पर्सन हु इज लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। भी ये डेफिनेशन लर्नर के लिए सबसे बेस्ट है, कि जब भी बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीखना ही क्या होता है, लर्नर की डेफिनेशन होती है। जैसे मान लो हम लोग कॉलेज में जाते हैं, तो ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, बीकॉम या बीबीए या बीए, कोई भी कोर्स को स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि भी 3 साल के अंदर इस डिग्री को आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर जो भी हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसके अंदर 2 सेम होते हैं। पहला सेम है वो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, उसके अंदर 6 मंथ होते हैं। दूसरा होता है उसके अंदर भी 6 मंथ होते हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसको एक लर्नर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसको ही लर्नर बोला जाता है। और यहाँ बात करते हैं कि हम लोगों के पास जो भी लर्नर होता है उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए एक टीचर को उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के नेचर को समझने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का डिसीजन लिया जा सके। उसके बाद बात करते हैं, ए लर्नर है कैन बी डिस्क्राइब दैट प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू एंड मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यू, बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। जो भी बात करते हैं इसके अंदर की लर्निंग के अंदर एक लर्नर के द्वारा जो लर्निंग की जाती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। लर्निंग एक प्रोसेस होती है जो डिस्क्राइब करती है कि हम लोग नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। जो भी हम लोगों ने छोटे होते नॉलेज ली होती है, आने वाले टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग करते हैं। पहले जो भी हम लोगों ने सीखा होता है, अगर उसके अंदर कोई भी गलती होती है
उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं, न्यू स्किल को एक्वायर करते हैं, हमारी जो वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको भी इम्प्रूव करते हैं, हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये एक लर्नर के द्वारा किया जाता है और करवाया किसके द्वारा जाता है, एक टीचर के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं लर्निंग क्या होता है। लर्निंग इज स्ट्रॉन्गली बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल कोग्निटिव एबिलिटी परसेप्शन पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ आ लर्नर। कि जो लर्निंग होती है ना वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, वो एक जो स्टूडेंट होता है, एक लर्नर होता है, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उसके कोग्निटिव एबिलिटी पर, जो भी वो दिमाग से सोचता समझता है, उसकी सोच पर, परसेप्शन मतलब सोच, उसके अबोध पर क्या होती है, डिपेंड होती है, उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड पर क्या होती है, बेस्ड होती है। उसके बाद क्या बात करते हैं कि एज इंडिविजुअल मैनी फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग ऑफ अ पर्सन। कि जब भी एक पर्सन कुछ ना कुछ सीखता है ना, उसको बहुत सारे क्या करते हैं, इफेक्ट करने वाले क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। दे आर बाउंडेड टू गेट इन्फ्लुएंस बाय द सोशल एरिया, कल्चरल हैबिट्स और विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू अडॉप्ट चेंज। मतलब जो भी एक पर्सन होता है उसको बहुत सारी क्या करती हैं, चीजें हैं, इफेक्ट करती हैं। एक पर्सन आसानी से किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसके जो सीखने में और उसकी जो माइंड में होता है ना, कोग्निटिव एबिलिटी के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने के बीच और सीखने के बीच बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। लेकिन एक टीचर को उन बैरियर्स को खत्म कर कर लर्नर को नई नई चीजें सिखाने के लिए कैपेबल बनाया जाता है। इसी को लर्निंग बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं नो सक्सेसफुल आउटकम स्ट्रेटजी कैन बी एक्सपेक्टेड विदाउट एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग कोई भी चीज को एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते जब तक हम लोग यहाँ पर कोई भी टीचर है ना, वो सक्सेसफुली रिजल्ट नहीं निकाल सकता किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी लर्नर से, जब तक एक लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको अच्छे से एनालाइज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते जब तक एक बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक बच्चे का है जो नेचर है, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर लें, उससे इंफॉर्मेशन ना निकाल रहे, या एक बच्चे को अच्छे से समझ ना ले ना कोई भी टीचर, तब तक उस बच्चे को टीचर सिखा ही नहीं सकता। तो यहां सारी बात क्या आती है कि एक बच्चे को अच्छे से समझते हैं, पहले उसके माइंड को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ही टीचर उसको नई नई चीजें सिखा सकता है। तो यहां पर मेन बात है कि लर्नर को अच्छे से आइडेंटिफाई करके, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, तभी उसके कोग्निटिव माइंड को, उसको एबिलिटी को, या उसकी जो भी नई नई नॉलेज देनी है, उसको जो भी उसकी स्किल्स को डेवलप करना है, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पर एक टीचर के द्वारा डिफरेंट मेथड का यूज करके जो भी हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बच्चे को क्या करना होता है कि बच्चे का जो माइंड है उसको डेवलप कर सकते हैं। जब बच्चे के बारे में सारी नॉलेज आ जाएगी तो टीचर एक्शन ले सकता है उसके ऊपर, उसको समझा सकता है, उसको पढ़ा सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। और डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। सर्वे किया जा सकता है, इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, करंट नॉलेज देखी जा सकती है बच्चे की, किसी भी तरीके के एक रिटन टेस्ट ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, या उसकी स्किल लेवल को देखकर जो रिजल्ट निकाला जा सकता है, सभी मेथड को यूज करके एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्नर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैनेस्थेटिक, जो हमारा कैनेस्थेटिक लर्नर होता है ना, उसकी बात करते हैं। कैनेस्थेटिक लर्नर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दीज आर द मोस्ट हैंड ऑन लर्निंग टाइप ऑफ पर्सन हु लव्स टू लर्न थ्रू टेंजिबल वेज। टेंजिबल वे से जो चीजें सीखते हैं, जैसे मान लो इसको बोल देते हैं ट्रायंगल, इसको बोल दिया सर्कल, इसको बोल दिया रेक्टेंगल। तो जो क्या होता है कि टेंजिबल वे से जो लर्नर सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैनेस्थेटिक लर्नर बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं रीड एंड राइट लर्नर। जो बच्चे क्या होते हैं, दीज पीपल आर इनक्रीजिबली कंफर्टेबल विद द रिटन वर्ड
as they love gain information by reading and text material। जो बच्चे क्या करते हैं, कहाँ से नॉलेज लेना पसंद करते हैं, उनको नॉलेज लेना कहाँ से पसंद होता है, रीड करते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी टेक्स्ट को, और क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, उसको रीड एंड राइट लर्नर्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स कौन से होते हैं? दिस type of learner gain information when they visualization relationship idea, they take idea from essay, chart, diagram, map, pictures और other drawings। मतलब जो बच्चे देखो कितनी आराम से लेट के बना रहा है अगला पेंटिंग, कुछ ना कुछ नया सीख रहा है ये बच्चा। मतलब जो क्या होते हैं, डायग्राम, चार्ट, मैप्स, पिक्चर्स या अदर किसी भी ड्राइंग से क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज को गेन कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रोड के ऊपर जाते हैं तो सामने एक चार्ट लगा होता है कि सामने क्या है भी, किसी ना किसी तरीके का ब्रेकर का जो चार्ट लगा दिया, तो हम लोग वहां से क्या कर लेते हैं, विजुअलाइजेशन लर्नर बन जाते हैं। वहां से सीख लेते हैं कि सामने एक ब्रेकर है, हमारी गाड़ी की स्पीड है जो स्लो करनी चाहिए। उसके बाद अडोटरी जो क्या होते हैं, अडोटरी क्या होते हैं, लर्नर्स होते हैं। अडोटरी लर्नर कौन से होते हैं, जो किसी ना किसी सॉन्ग से या ओरल किसी लेक्चर से सीख लेते हैं। ठीक है, पीपल लाइक लिसन टू लेक्चर एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। किसी भी डिस्कशन से सीख लेते हैं, किसी ना किसी लेक्चर से सीख लेते हैं, किसी ना किसी सॉन्ग की जो लिरिक्स होती हैं उनसे नई नई चीजों को सीख लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अडोटरी लर्नर्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल लर्नर्स की। नेचुरल लर्नर्स कौन से होते हैं, बात करते हैं जब भी हमारे सामने नई नई नेचुरल चीजें होती हैं। पीपल हु कैन लर्न टू इन नेचुरल वे आर कॉल्ड नेचुरल लर्नर। जो नेचुरल चीजों से सीखते हैं, इन एनी ऑफ द अदर वे दी माइंड रिटेन इंफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, नई नई ट्रिक्स से क्या करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, नेचुरल चीजों से सीखते हैं और अपने माइंड में उन चीजों को रिटेन करके रखते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को। जैसे मान लो आज बादल बने हुए थे आसमान के अंदर, ठीक है, तो बच्चे ने क्या कर लिया, साथ की साथ एक उनको जो भी उसके माइंड में इंफॉर्मेशन थी उसको रिटेन कर लिया कि भाई आज तो क्या होगी, बारिश होने वाली है। क्योंकि उस बच्चे को पता है कि जब बादल आते हैं, ठीक है, बिजली गड़कती है, उस टाइम क्या होती है, रेन होती है। तो वो उस टाइम सीख लेते हैं, नेचुरल एलिमेंटों से सीख के उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लर्नर्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिंग्विस्टिक जो लर्नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नई नई चीजों को सीखने के लिए क्या करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, रीडिंग का यूज करते हैं, राइटिंग का यूज करते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग का यूज करके नई नई चीजों को सीखते हैं। किसी लैंग्वेज से नई नई चीजें को सीखते हैं। जैसे हम लोग पंजाबी के अंदर किसी लैंग्वेज को हम बोल देते हैं भाई तू कहाँ जा रहा है, हिंदी में बोलते हैं, तो पंजाबी में हम लोग बोलते हैं भाई तू कित्थे जा रहे हैं, तक कित्थे जा रहे हैं, ये पंजाबी में बोल दिया। लेकिन जो हिंदी में बोल देते हैं भाई तू कहाँ जा रहा है, तो हम लोग पंजाबी में अलग बोलते हैं। तो हर चीज को सीखते हैं, उर्दू में अलग बोलते होंगे इसी चीज को, और संस्कृत में अलग बोलते होंगे। तो इस चीज से जो लिंग्विस्टिक चीजों से सीखते हैं उसको लिंग्विस्टिक लर्नर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग का यूज करते हैं, या टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं इंटरपर्सनल लर्नर। इंटरपर्सनल लर्नर कौन से होते हैं, जो आपस में ग्रुप में या टीम में काम करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे हम लोग, आपको पता ही है कि डेली के डेली 8:20 पर हमारे ग्रुप के अंदर क्विज करवाए जाते हैं। तो वहां क्या होता है, बहुत सारे लर्नर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने को कंपेयर करते हैं कि भाई इसके 20 नंबर आए हैं, मेरे 10 नंबर आए हैं, तो मेरे को इससे सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग एक ग्रुप टीम बना लेते हैं, वहां इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसको बोला जाता है इंटर पर्सनल लर्नर्स। उसके बाद इंट्रापर्सनल लर्नर कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, खुद ब खुद अपने अंदर से नई नई चीजों को क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, और इनोवेशन करके वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं, या दूसरों का कोई ना कोई चीजों को देख के अपने मन के अंदर क्या करता है भी मेरे को भी ये चीज करनी चाहिए। अगर दूसरे ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना एक ग्रुप में बैठकर, तो ये क्या करता है, अकेले बैठ के भी उतना पढ़ लेता है। मतलब
खुद से अपने अंदर से इंटरनली फोर्स से जो बंदा सीखता है उसको इंट्रापर्सनल बोला जाता है। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आते होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जब बंदा कोई ना कोई वहां पर क्वेश्चन दिया होता है कि जब बंदा सेल्फ स्टडी करता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो बहुत सारे बच्चे उसको इंटरपर्सनल लगा देते हैं। इन चीजों में फर्क होता है भाई, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जब हम एमसीक्यू करेंगे या ये कंसेप्ट समझेंगे दोनों के दोनों, तो उस टाइम इनको डिटेल में करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो लर्नर्स का है और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक का है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, लॉजिकल लर्नर। लॉजिकल लर्नर कौन से होते हैं? दीज लर्नर मस्ट क्लासीफाई और कैटेगराइज थिंग्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ए टॉपिक। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में तोड़ लेते हैं उस टॉपिक को, क्लासीफाई कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं उस टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि उस चीज को आसानी से समझ सकें। एक तो पूरा पैराग्राफ दिया है, बंदा देख के डर जाता है कि भाई क्या है ये, मतलब कैसे याद करूंगा। लेकिन उसी चीज को जब छोटे छोटे पॉइंटों में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो अच्छे से हमें एक तो समझ आ जाता है, दूसरा हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद भी रख सकते हैं। तो लॉजिक लगा के जो चीजों को याद करते हैं या चीजों को सीखते हैं, कंपेयर करके सीखते हैं या किसी भी कैटेगराइज करके किसी भी चीज को सीखते हैं, उसको लॉजिकल लर्नर्स बोला जाता है। ये लर्नर बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं माइंड के। उसके बाद म्यूजिकल लर्नर, जो नई नई किसी भी चीज को सीखने के लिए म्यूजिक का यूज करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए क्या करते हैं, वो किसी भी बैकग्राउंड नॉइस को चला लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक साइड तो वो क्या करते हैं, सॉन्ग लगा लेते हैं और दूसरी साइड अपनी स्टडी करते रहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं लर्नर्स। जब मैं पीडीएफ बनाता तो मैं भी बैकग्राउंड में सॉन्ग्स लगा लेता हूँ, तो उससे क्या होता है, थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। या कुछ इस तरीके से जो भी बैकग्राउंड नॉइस आती है वो एक रिदम हो सकता है, कोई किसी भी तरीके का म्यूजिक हो सकता है, किसी भी बीट का यूज कर लेते हैं सीखने के लिए। तो म्यूजिकल लर्नर्स भी बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं, सॉन्ग सुनने के साथ साथ म्यूजिक सुनने के साथ साथ नई नई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो भी रिलिक्स होती हैं उनमें से भी पॉइंट चूज कर लेते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं भी इसका मतलब क्या होता है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग अपनी लर्निंग को बना लेते हैं। तो लो जी सर जी, अब हमारा आ गया मेन टॉपिक जो हम लोगों ने अच्छे से करना है। वैसे वो जो चीजें मैंने बताई हैं लर्नर वाली, वो भी सारी आपको याद करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। टीचिंग एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ टाइम काम आने वाली है, तो इसको बहुत ही ज्यादा डीपली करना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर हम लोग करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने करनी है। इसके अंदर एकेडमिक है, ठीक है, एकेडमिक के बाद सोशल है, सोशल के बाद इमोशनल है, इमोशनल के बाद कोग्निटिव है। ये हमारे सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है, इनको ही डिटेल में करना है। एडोलसेंट लर्नर कौन से होते हैं? वो लर्नर होते हैं जो क्या करते हैं, टू अचीव आइडेंटिफाई टू एमर्ज। मतलब यहां पर हम लोग किसी भी चीज को सीखने के लिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज सीखनी है तो उसको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज को हमारी लाइफ में इम्प्लीकेशन करना है तो उस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। यहां पर भी एक टीचर को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है चीजों को, इंफॉर्मेशन को, एक लर्नर के नेचर्स को आइडेंटिफाई करके उसको अच्छे से समझ के, ताकि जो लर्नर होते हैं एडोलसेंट लेवल पर होते हैं, इसको मेमोरी लेवल से लेकर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल तक बोल सकते हैं कि एडोलसेंट जो लोग होते हैं यहां तक होते हैं। तो यहां पर बोल सकते हैं कि एक टीचर को भी क्या करना पड़ता है, एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ता है ताकि उसके बिहेवियर में चेंज कर सके। तो यहां पर क्या होता है, इट इज अ टाइम फॉर अ मैच्योरिटी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर को मैच्योरिटी लेवल तक लेके जाने का ये एक स्टेज होती है, इसको स्टेज बोल सकते हैं, ना कि एक एज बोल सकते हैं। क्योंकि एज तो पता नहीं कितनी हो सकती है, अगर उसने इंफॉर्मेशन या अपने माइंड को चेंज ही नहीं किया या बिहेवियर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजिंग नहीं लाया, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अडोलसेंट
एक नॉलेज होती है, एक लेवल तक की नॉलेज बोल सकते हैं, एक स्टेज हो सकती है, इसको 3 तरीकों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या है, अर्ली अडोलसेंस, ठीक है, उसके बाद मिडल वाले आते हैं, उसके बाद लेट वाले आते हैं। जो अर्ली वाले होते हैं 10 से 12 साल की एज के अंदर होते हैं, ठीक है, ये क्या चाहते होते हैं, डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी की डिमांड करते हैं। इस टाइम पर ये ग्रो करते हैं, इनके हाथ पैर ग्रो करते हैं, और जो भी बाकी के जो बॉडी होती है वो भी ग्रो करती है। साथ में बात करते हैं मिडल एडोलसेंट की, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी नॉलेज होती है, जो भी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर सेल्फ इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी स्किल को क्विकली क्या करते हैं यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं वो अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करती है, या उनकी जो फिजिकल बॉडी होती है उनके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर लेट एडोलसेंट कौन से होते हैं, 16 से 19 साल की जो एज होती है यहाँ पर होते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक अडोलसेंट से लेकर अडल्टहुड तक हम लोग क्या करते हैं, जाना चाहते हैं और अपने करियर को ध्यान में रखते हैं। ये हमारी फाइनल स्टेज होती है, हम लोग यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो अडोलसेंट लर्नर था। उसके बाद बात करते हैं अडोलसेंट जो लर्नर होता है ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो टू यंग अडोलसेंट इज गोइंग थ्रू अ पीरियड साइंटिफिक, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल जो चेंज होते हैं इसके अंदर यूज किए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये एक यंगर जो हमारी एज होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों से सीखने को मिलता है। जैसे हमारी फिजिकल चेंज होते हैं, इमोशनल चीज़ें हमारी चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल, मोरल और सोशल चेंजों का हमारे ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि हम लोगों को जरूरत पड़ती है, किसी भी टीचर को जरूरत पड़ती है यहाँ पर बच्चे को समझे अच्छे से, ताकि उसको डायरेक्टली कोई ना कोई चीजें सिखा सके। उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टीचर को एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझना होता है, एक टीचर के द्वारा समझा जाता है, ताकि एक बच्चे के बिहेवियर के अंदर क्या किया जा सके, चेंजिंग लाई जा सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक की, एक अडोलसेंट जो लर्नर होता है उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके की होती है, उसका जो नेचर होता है किस तरीके का होता है, अडोलसेंट लेवल पर एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर इंक्लूड द एजुकेशनल टाइप, एजुकेशनल लेवल और नॉलेज। यहाँ पर क्या किया जाता है, एजुकेशनल टाइप को इंक्लूड किया जाता है, लेवल को और नॉलेज को इंक्लूड किया जाता है। इन यंगर एडोलसेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नॉट ए विजिबल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। भी यहाँ पर क्या होता है कि जो एडोलसेंट लर्नर होता है एकेडमिक लेवल पर या एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक पर, हमें ये चीज पता लगती है कि उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो तो बहुत तेजी से होती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती है यहाँ पर। उसके बाद ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंट यंग एग्जिबिट is a wide range of individual intellectual development including metacognition and independent थॉट्स। यहाँ पर क्या होता है, मेगा कोग्नेटिव चीजों का यूज किया जाता है। मतलब जो बच्चे का माइंड होता है वो मेगा कोग्नेटिव होता है, वो बच्चा पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। इंडिपेंडेंट थॉट्स होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट थॉट्स होती हैं, वो बच्चे को आज़ादी होती है, कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी खुद की समझ नहीं होती, वो कुछ भी सोचता है और कुछ भी बोलता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो भी हमारे वाइड एरिया होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट होता है ना, डिस्प्लेइंग वाइड रेंज इंटरेस्ट। यहाँ पर जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो वाइड रेंज का होता है, वो बच्चा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, नई चीजों को सीखना चाहता है। उसके बाद बात करते हैं दे आर फेवरेट एक्टिव ओवर पैसिव लर्नर, एक्सपीरियंस एंड प्रेफर इंटरएक्शन विद द पीर ड्यूरिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वो बच्चे को ना एक तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ एक्टिव रहने का, उनके साथ बातचीत करने का, इंटरेक्शन करने का। उसके बाद ऑल स्टूडेंट हैव सम पर्सनल नॉलेज टू रिलेटेड व्हाट इज बीइंग थॉट।
तो यहाँ पर आल बच्चों को क्या होती है, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग जाता है हर चीज का, और वो क्या करते हैं, हमारी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज उनके पास होती है उनको दूसरों के साथ रिलेटेड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 लेवल आप लोगों को बताए हैं एज के, तो हर एज के अंदर बच्चा कुछ ना कुछ ग्रोथ करता है, एक्टिव हो जाता है और कुछ ना कुछ चीजों को सीखना स्टार्ट कर देता है। इट इज क्रिएटिव चैलेंज ऑफ ए टीचर टू कंटिन्यूली डिस्कवर और प्री एक्सेसिव फॉर मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर एंड कंसेप्ट। यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा एक टीचर होता है ना, उसके लिए बहुत सारे चैलेंज यहाँ पर होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको जब बच्चे क्या होते हैं 10th क्लास में होते हैं, +2 क्लास में होते हैं या 8th क्लास में होते हैं, वहां पर जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसके साथ क्या कनेक्शन जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों को हर चीज का मीनिंग समझाना पड़ता है, हर चीज का टॉपिक समझाना पड़ता है, और जो भी क्लासरूम होती है ना उसके बीच में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए कंटिन्यू एक टीचर के द्वारा एफर्ट्स करने चाहिए। टीचर के लिए ये चैलेंजेस फेस होता है क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ यहाँ पर सिखाना होता है। उसके बाद बात करते हैं दीज कनेक्शन क्रिएटिव स्प्रिंग बोर्ड्स ऑफ आ फॉर लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कनेक्शन बनाए जाते हैं ना वो आने वाले टाइम के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी अपनी लाइफ के अंदर एकेडमिक कंसेप्ट सीखे होते हैं वो फ्यूचर के लिए क्या बनते हैं, बेस बनते हैं। उसके लिए उनके जो भी गोल आते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आने वाले जो गोल हैं उनको उनके बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ताकि वो लर्नर उसको आसानी से क्या कर सके, अचीव कर सके। लर्नर को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए एक टीचर के द्वारा। और यहाँ पर बात करते हैं कि एक एडोलसेंट जो लर्नर होता है उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो भी बच्चा आउटवर्ड की चीजें देखता है, हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें देखता है ना, उन चीजों के द्वारा क्या होता है, एडोलसेंट जो सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उन चीजों को वो बच्चा अपनी लाइफ में क्या करता है, इम्प्लीमेशन कर देता है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद अपनी लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीकेशन करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात, बॉडी इमेज इज की फैक्टर इज डेवलपिंग एज सेंस सेल्फ एंड आइडेंटिफाई स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड द फैमिली एंड इंक्रीजली। और जो पीयर ग्रुप्स होते हैं ना उनका रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बच्चा मिच्योर तो होता नहीं है, मतलब मिच्योरिटी की स्टार्टिंग होती है लेकिन बच्चा मिच्योर नहीं होता। तो वहां पर क्या करते हैं, जैसा अपने दोस्तों को देखता है, जैसा अपने पीयर्स ग्रुप्स को देखता है ना, वैसा बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर तो जैसा अपने सामाजिक आस पड़ोस के जो दोस्त होते हैं एक बच्चे के, जैसा वो बच्चा देखता है उनको, वैसा ही वो अपने बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कपड़े उसका दोस्त डालता है वैसे वो डालना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद रिस्क टेकिंग इज अ नेचर ऑफ पार्ट ऑफ द एडोलसेंट जर्नी। यहाँ पर क्या होता है कि रिस्क टेकिंग होती है, ये जो जर्नी होती है ना एडोलसेंस की, क्यों होती है, जैसा बच्चा बिहेवियर सीखता है ना अपने आस पड़ोस से। अगर कोई बच्चा गुंडा है ना, आस पड़ोस से गलत काम करता है, कोई भी स्टूडेंट है या बच्चा है, तो अगर एक बच्चे ने उस बच्चे को देख के अपनी लाइफ के अंदर क्या कर लिया, उन चीजों के इम्प्लीकेशन कर दिया, तो एक बच्चे का जो बिहेवियर है ना वो खराब हो जाता है। तो वो बच्चा अलग तरीके से बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है या बच्चा बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो लेवल होता है ना, रिस्क टेकिंग होता है, जर्नी होती है। आपको पता ही है कि हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ सीखना पड़ता है। यहाँ पर जिस बच्चे ने अच्छा रिस्क लिया, स्टडी में रिस्क लिया, वो तो बच्चा पार हो जाएगी उसकी नैया तो। लेकिन जो बच्चा अपने, जो ऐसे लर्नर्स होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जिनका बैड बिहेवियर होता है, तो वो अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीकेशन करने लग गया तो उनका जो आने वाला टाइम है वो खराब हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटरविंडिंग। जो भी इंटरविंडिंग होती है ना, जो सोशल बिहेवियर होता है और जो इमोशनल बिहेवियर होता है, जो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक स्टूडेंट की और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बिल्कुल नजदीक होती हैं। जब भी बच्चा क्या सीखता है, सोशल चीजें सीखता है, अपने माता पिता से जो चीजें सीखता है या अपनी सोसाइटी से सीखता है, वैसे ही उसके क्या होते हैं, इमोशन बनने लग जाते हैं।
क्योंकि जैसी सोच उसके माता पिता की होगी या उसके दोस्तों की होगी, बच्चा भी तो वैसा बिहेवियर करेगा, वैसी सोच का बनेगा ना। तो ये दोनों चीजें, जो इमोशन और सोशल डेवलपमेंट है, ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर एक स्टूडेंट है वो पीयर ग्रुप्स या रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या होता है, बेताब बैठा रहता है अपने दोस्तों को बनाने के लिए, मतलब नए नए दोस्तों को बनाता है, सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली की बातों को टाल मटोल करता है, लेकिन अपने दोस्तों की बातों को वो मानना स्टार्ट कर देता है। अगर मम्मी पापा ने बोला ना बेटा ये काम गलत है, तो बच्चा रिटर्न में आंसर करता है कि मेरा दोस्त भी तो कर रहा है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अपनी फैमिली की जो बातें होती हैं उनको वो बच्चा नेगेटिव में लेके जाता है, लेकिन जो अपने पीयर्स ग्रुप होते हैं उनकी बातों को क्या करता है, स्ट्रोंगली में लेके जाता है और क्या करता है, उनको मानना स्टार्ट कर देता है, अपने पेरेंट्स की जो वैल्यू उसको कम यहाँ पर कर देता है। उसके बाद बात करते हैं द एक्शन ऑफ एडोलसेंट आर ऑफन बेस्ड ऑन, जो भी मिथ्या होती है या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मिथास को मानना स्टार्ट कर देता है। कोई भी दोस्त ने अगर उंगली लगा दी ना यहाँ पर कि भाई तेरे को वो ऐसा बोल रहा था, तो ये बच्चा मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी स्टूडेंट, मान लो एक कॉलेज के अंदर या एक स्कूल के अंदर 3 लोग पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, और नंबर 3 है ना जो, इसकी नंबर 1 से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन नंबर 2 से बनती है। और नंबर 2 वाला है ये बहुत उंगलीबाज बंदा है, बीच में आग लगा देता है। तो इसने नंबर 2 वाले ने नंबर 1 वाले को बोल दिया कि भाई नंबर 3 तेरे को इस तरीके की बातें बोल रहा था। इसने तो मिस गाइड कर दिया, मिस इंफॉर्मेशन उसको दे दी, एक झूठ बोल दिया, मिथ्यास कह दिया। तो नंबर 1 वाला क्या करता है, जब भी ये बच्चा स्कूल में आता है नंबर 3 वाला और आपस में मिलते हैं, तो नंबर 3 को नंबर 1 वाला जमीन पे लिटा लेता है और लड़ाई करनी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एक नेचर होता है बच्चे का, बहुत ज्यादा एंग्री वाला नेचर होता है, गुस्से वाला नेचर होता है, वो फाइट करता रहता है अपने लेवल के स्टूडेंट्स के साथ, जो भी लर्नर होते हैं आपस में फाइट करते रहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन मिलने पर। उसके बाद बात करते हैं कि इन एडिशनली द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया एंड द कल्चर इफेक्ट देयर परसेप्शन ऑफ अ मैन वुमेन एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर मीडिया होता है ना, जो जो सोशल मीडिया होता है वो भी हमें इफेक्ट करता है, जो हमारे कल्चर है उनको भी वो इफेक्ट करता है। अगर हमारे कल्चर में कुछ ना कुछ ऐसा रीति रिवाज है, ऐसी कन्वेंशंस हैं, तो हम लोग उनको छोड़कर जो मीडिया पर जो चीजें दिखाई जाती हैं, नए जो रिवाज बोल सकते हैं, नई जनरेशन जो चीजें वेयर करती है, सूट बूट पहनती है, उन चीजों को मानना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सोशल मीडिया होता है यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा हमें क्या कर देता है, यहाँ पर इफेक्ट कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट शुड बी टफ टू डील विद सोशल प्रेशर एंड रिजल्टिंग फ्रॉम कंपटीशन। यहाँ पर क्या होता है, भी बहुत ज़्यादा टफ होती है किसी भी सोशल मीडिया या सोशल प्रेशर को हैंडल करना। तो टीचर्स को चाहिए यहाँ पर कि बच्चे के एटीट्यूड को हेल्थी बनाएं, उनको ऐसे इनकरेज करें कि वो सेल्फ इंप्रूविंग हो, ना कि दूसरों को देखकर इंप्रूविंग हो। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है, ताकि बच्चा कंपटीशन से, सोशल प्रेशर से अपने आप को बचा सके या अपने आप को वहां पर डेवलप कर सके, और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अलग इमेज लेकर हमारी सोशल के सामने या सोसाइटी के सामने आए। तो उसके बाद बात करते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक की। एक एडोलसेंट जो लर्नर होता है उसकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, द वे ऑफ पर्सन थिंक्स एंड फील्स अबाउट देम सेल्फ एंड अदर। अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, उसको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, और दूसरों के बारे में भी, भाई उस बंदे ने ऐसा बोला तो बोला क्यों, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद रेबोलिश, जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बागी बन जाता है बच्चा, मतलब विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसके मूड के अकॉर्डिंग काम ना हो ना, तो वो बच्चा एक मतलब गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है साथ ही साथ, या उसको फाइट करना स्टार्ट कर देता है किसी के भी साथ। उसके बाद बात करते हैं डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडिविजुअल इमोशनल एसेट सच एज। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ स्टीम एंड कोपिंग स्किल को हायर करना स्टार्ट कर देता है।
मतलब वो सीखना स्टार्ट कर देता है। बच्चा क्या करता है 10वीं और 12वीं क्लास में क्या होता है कि बच्चे दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो उसकी कोपिंग स्किल होती है उसको, या सेल्फ स्टीम स्किल होती है उसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, मतलब करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपीटिशन से हम लोग कहाँ जाते हैं, एक्सपीरियंस तक पहुंचते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, एडोलसेंट से लेकर, अब हम लोगों ने एडोलसेंट से लेकर कहाँ जाना होता है, अडल्ट तक जाना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं कि रिपीटेशन चीजों को एक्सपीरियंस में बदलना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जब भी कोई भी बातचीत होती है यहाँ पर लर्निंग के द्वारा, तो क्या होता है, स्कूल आर इम्पोर्टेंट साइट फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड हैज डेवलपिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम अराउंड स्टूडेंट विलिंगनेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पर उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट किया जाता है, उनको सिखाई जाती हैं ये चीज़ें, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी जो भी उनकी लाइफ में आने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाया जा सके, ताकि बच्चा इतना अच्छे से रहे कि उसको मतलब एंग्री ना हो जाए बात बात पर, रेवोल्यूश ना हो जाए, और दूसरों के लिए सही सोचना स्टार्ट कर दे। तो इमोशन की स्टडी भी यहाँ पर बच्चों को करवाई जानी चाहिए। उनके इमोशन को अगर समझेंगे, देखो कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट स्कूल के अंदर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा फनी होते हैं, क्यूट से होते हैं। तो जो गुस्से वाले होते हैं तो टीचर उनके ऊपर, उन टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं करते, उनको नॉलेज देनी चाहिए, उनके इमोशंस को क्रिएट करना चाहिए या उनके अंदर नई इनोवेशन करनी चाहिए, ताकि वो बच्चा अपना जो बिहेवियर है उनको सेट कर सके। उसके बाद बात करते हैं कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की। अडोलसेंट जो लेवल होता है वहां पर कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से काम करती हैं। तो कोग्निशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग थॉट्स, रिलेशनल एंड परसेप्शन। कि कोग्निटिव किसको बोला जाता है, कि जो माइंड से रिलेटेड होती है, जो हमारी परसेप्शन से रिलेटेड होती है, हमारी रिलेशनल थिंकिंग बोलते हैं, विवेक बुद्धि से हमारी से जो रिलेटेड होती है, उसको कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। जो भी स्टूडेंट होता है या लर्नर होता है, यहाँ पर क्या होता है, द फिजिकल चेंज ऑफ द ब्रेन द अकरिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस फॉलो टिपिकल पैटर्न्स ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके चेंज के साथ साथ हम लोग टिपिकल पैटर्न्स को सीख लेते हैं, किसके लिए, जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर हम लोगों को, एक टीचर को चाहिए कि बच्चों को टिपिकल पैटर्न्स सिखाएं, ताकि जो उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसको इजीली कर दिया जा सके, या उसको आसानी से हम लोग बच्चों को कोग्निटिव डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हायर लेवल कोग्निटिव फंक्शनिंग की जाती है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, ताकि किसी ना किसी स्ट्रक्चर को सीखकर वो अपनी क्या कर सके, कोग्निटिव डेवलपमेंट कर सके। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा कोग्निटिव लेवल होता है एडोलसेंट पर, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। यहाँ पर बच्चों को जैसा बेस बन गया तो वैसा ही आने वाले टाइम पर रहने वाला है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग कोग्निटिव ग्रोथ द ब्रेन अडॉप्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग फंक्शन इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एक बच्चे के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने कोग्निटिव माइंड को डेवलप करने के लिए, या टीचर के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बच्चे को एक उसके बिहेवियर को शेप देने के लिए, या बच्चे को कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए उसके माइंड को इस तरीके का स्ट्रक्चर्ड बना देना चाहिए, ताकि जो भी उस बच्चे के द्वारा कैप्चर किया जाता है उसको एक पॉजिटिव वे में ले, या उसके माइंड की जो ग्रोथ है अच्छे से हो सके। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया मटेरियल यूज़ करना पड़ता है बच्चे की कोग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, या बच्चे को एजुकेशन देने के लिए एप्रोप्रिएट जो मटेरियल होता है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सीख सके। और यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कंक्रीट थिंकिंग रिक्वायर्ड मोर स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर बच्चे को डेवलप करने के लिए, कोग्निटिव माइंड को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को स्ट्रक्चर चीज़ें सिखाए, स्ट्रक्चर लर्निंग दे, स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस के साथ सिखाए, ताकि उनकी जो भी
थिंकिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, और जितनी भी चैलेंजेस एक्टिविटीज़ हैं बच्चा उनको आसानी से क्या कर सके, फेस कर सके। यहाँ पर एक टीचर को चाहिए कि जो भी सरगमस्टांस होते हैं हमारी अराउंडिंग के, रियल लाइफ के कंसेप्ट हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए बच्चों के ऊपर, उनको एक्सपेरिमेंट करके सिखाना चाहिए, उनको एनालाइज करके हर चीज़ बतानी चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके अपने कोग्निटिव माइंड को, या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चा यहाँ पर सीख सके। लो जी, अब बात करते हैं अडल्ट लर्नर की। अडल्ट लर्नर क्या होता है? जब बात करते हैं एक अडल्ट लर्नर की, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कि वो बच्चा मिच्योर हो जाता है, उसका जो मिच्योरिटी का स्टेटस होता है वो अप होता है, और उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, और वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस से सीखना स्टार्ट कर देता है। और आ स्टूडेंट इज हु इज एज 24 ईयर, मतलब वो 24 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है, और ही इज शी एनरोलिंग इन द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। वो ना बच्चा क्या करता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या करता है, इनरोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देता है, बीकॉम या बीबीए करना स्टार्ट कर देता है। लाइफ इज बिजी, अडल्ट आर बिजी। तो अडल्ट क्या होते हैं, जो भी हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, जैसी हम लोगों की हैं, जो हम लोग यूजीसी नेट वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग भी अडल्ट लर्नर्स के अंदर आते हैं। तो हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी है, दिन में 10-10 क्लासेस देखनी पड़ती होंगी हम लोगों को, कहीं से क्या कंसेप्ट इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी दे आर एक्टिव एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपनी लाइफ को लेके। उसके बाद बात करते हैं कि adult education is based on the philosophy called एंड्रागोजी। मतलब यहाँ पर जो भी हमारी फिलोसफी होती है कौन सी यूज़ की जाती है, ये भी हम फिलोसफी वगैरह करेंगे। एंड्रागोजी क्या होता है, पेडागोजी क्या होता है, ह्यूट्रागोजी क्या होता है, सारी की सारी आने वाली क्लासेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एंड्रागोजी क्या होता है भी, वो अंदर से सोचना स्टार्ट कर देता है। जब भी बच्चा क्या होता है, कहाँ आता है, अडल्ट लर्निंग में आता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल से लेकर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल तक होता है। जो अडल्ट जो हमारे लर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल तक होते हैं। लेकिन जो पहले वाला मैंने अडोलसेंट बताया था वो क्या होता है, मेमोरी लेवल से लेकर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है। ये बात याद रखनी है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, अडल्ट लर्नर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं उनको समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ा था, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल की एप्लीकेशन समझते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं चेंज इन व्हाट पीपल नाउ, कि पीपल क्या समझता है, क्या जानता है किसी भी चीज़ के बारे में। कैन डू, चेंज इन कैन डू, वो करता है किसी भी चीज़ में चेंज कैसे करता है, वो चीज़ों को समझता है। पीपल कैसे थिंक करता है, वो सारी चीज़ों में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। व्हाट पीपल एक्चुअली डू, और क्या चीज़ें वो एक्चुअल में करता है, सोचता क्या है, करता क्या है, इन चीज़ों में वो चेंजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट मस्ट एम्फिसाइज चेंज नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल ऑफ द लर्नर। यहाँ पर एक एक्चुअल चीज़ें जो लर्नर करता है, या जो उसने अपनी रियल लाइफ में जो चीज़ें करनी होती हैं, उन चीज़ों के अंदर उसकी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स ऑफ लर्नर चेंज कर दिया जाता है। और अडल्टहुड इज मोस्टली डिफाइंड एज द एज ऑफ कोग्निटिव मिच्योरिटी। यहाँ पर बच्चा मिच्योर होता है, मिच्योरिटी स्टेटस होता है एक बच्चे का, और बिल्कुल जो कोग्निटिव होती है उसका पीक लेवल पर होती है, जहाँ वो क्या करता है, अपने खुद के लिए सब चीजों को समझ सकता है, मिच्योर होता है। एक बात यहाँ पर बताई गई है कि अडल्टहुड डिफाइंड बिटवीन 15 से लेकर 35 ईयर तक होती है। ये तो इंडिया वाले बोलते हैं, लेकिन यूनेस्को वाले बोलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट डिफाइंड एज 24 साल से लेकर 65 साल तक क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनेस्को वाले बोलते हैं, और इंडिया वाले बोलते हैं 15 से 35 साल तक। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अडल्ट लर्नर, कि एक अडल्ट लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, या किस तरीके से वो क्या होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसकी, लर्निंग की। जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो किस तरीके से लर्निंग करते हैं, लर्निंग इज कंटिन्यू। यहाँ पर कंटिन्यू लर्निंग होती है, ऑन गोइंग होती है, और लॉन्ग लाइफ प्रोसेस यहाँ पर मानी जाती है। जब भी बच्चा क्या करता है,
ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद क्या करता है, सबसे पहले जहाँ तो जो यूजीसी नेट वगैरह क्लियर करते हैं वो क्या करते हैं, पीएचडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारी जो यहाँ पर लर्निंग होती है वो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होती है। उसके बाद इसके अंदर फंडामेंटल प्रोसेसों को यूज़ किया जाता है, सर्वाइव किया जाता है, हमारी लाइफ को अडेप्टेशन किया जाता है, नई नई चीज़ों को अडोप्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और वो हमें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ईच लर्नर हैज़ इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड इट्स important for the teaching facilitator to know that learner well। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हर बच्चे के पास ना एक मौका होता है इंडिविजुअल चीज़ों को सीखने का। जैसे आप लोग घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोगों के पास मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। तो आपके पास एक क्या होता है, हर पर्सन के पास इसी तरीके से एक मौका होता है, वो अपने आप को क्या कर सकता है, अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए खुद को डेवलप कर देता है। क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल होता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता बेटा तू पढ़ ले, तो बच्चे को खुद ही पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो पेडागोजी होती है, जो हमारा लेवल होता है, वो चीज़ों को यहाँ पर अडल्ट लर्नर पर क्या किया जाता है, अप्लाई नहीं किया जा सकता। पेडागोजी मतलब जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं जिनको एबीसी सिखाई जाती है, या 5वीं तक बच्चे होते हैं, 8वीं क्लास तक होते हैं, वो सारे जो मेमोरी लेवल होता है ना वो पेडागोजी होता है। ठीक है, ये आगे आने वाली वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे पेडागोजी क्या होता है। और उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, एंड्रागोजी क्या होता है, ह्यूटागोजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं की जा सकती। तो एक टीचर या फैसिलिटेटर के द्वारा अडल्ट लर्नर को क्या किया जाता है, नई नॉलेज सिखाने के लिए, उनको नई नई डिजाइन बताने के लिए, इम्प्लीकेशन बताने के लिए, नए नए प्रोग्राम सिखाने के लिए, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अडल्ट लर्निंग। तो जो भी हमारे अडल्ट लर्नर्स होते हैं ना, उनकी क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ता है, उनके नेचर को समझना पड़ता है, उसके बाद ही अगले स्टेपों को क्या किया जाता है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सेम जैसे हमने क्या किया था एडोलसेंट के अंदर पढ़ा था, उसी तरीके यहाँ पर एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ता है। और उसके बाद ही एक टीचर के द्वारा या फैसिलिटेटर के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेप लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि एक अडल्ट लर्नर होता है, उसकी क्या क्या एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहले अडल्ट लर्नर हैज़ ए वास्ट वेल्थ ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय द कंट्रोलिंग देयर इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक बच्चे के पास, जो अडल्ट लर्नर होता है उसके पास क्या होता है, बच्चे के पास अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत सारी क्या होती है, नॉलेज होती है, जो उसको आने वाली लाइफ में भी काम आती है और साथ में उसकी डेवलपमेंट में भी काम आती है। उसके बाद यहाँ क्या बात की जाती है कि देयर ओपिनियन, वैल्यू एंड बिलीव्स आर देयर डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक विच दे ब्रिंग टू द लर्निंग सिचुएशन। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ओपिनियन, वैल्यू एंड बिलीव्स को समझना स्टार्ट कर देता है। और एक टीचर क्या करता है, यहाँ पर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक को समझता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, एक सब्जेक्ट मैटर की कैरेक्टरिस्टिक को समझना स्टार्ट कर देता है, नए नए ओपिनियन देता है उसके लिए, या जो भी लर्निंग सिचुएशन होती है उसको आसानी से समझने के लिए एक जो उसके पीछे बिलीफ सिस्टम होता है उसको समझता है, ओपिनियन समझता है, या उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं सब्जेक्ट की उनको समझना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर बात करते हैं द टीचर एंड फैसिलिटेटर इन order not to hurt to self image of the adult learner have to treat them with at most रिस्पेक्ट एंड इक्वली। यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चे समझदार होते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं। तो बच्चे मिच्योर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के जो लेवल होता है रिस्पेक्ट का वो इक्वली होता है हर टीचर के लिए। साथ में एक टीचर का जो रिस्पेक्ट लेवल होता है वो भी बच्चों के सामने इक्वली होना चाहिए। और साथ में बच्चा अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है अपने टीचर्स के सामने अच्छी परफॉर्मेंस करके या एक टीचर की अच्छी रिस्पेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर ना बच्चों को एक टीचर के द्वारा ऐसी प्रोसेस सिखाई जानी चाहिए या एनी लर्निंग प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग फॉर द अडल्ट लर्नर टू हैज़ टू ग्रीडिंग टू मीट द नीड ऑफ
अडल्ट लर्नर कि बच्चे की जो नीड है ना उसको फुलफिल करे। एक टीचर ऐसी यहाँ पर क्या करे, कैरेक्टरिस्टिक्स खाए ताकि बच्चों की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके, साथ में बच्चा नई नई नॉलेज को एक्वायर कर सके और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। अडल्ट्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पर बात करते हैं कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, वो जो स्टेज होती है अडल्ट की वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, दे आर हैव स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस फॉर व्हाट दे वी गेट आउट लर्निंग एक्टिविटी एंड विल ऑफ्टन ड्रॉप आउट ऑफ वॉलंटरी लर्निंग इफ देयर एक्सपेक्टेशन इज नॉट मीट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि ऐसी ऐसी चीजों को एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट से जो वो कर रहे हैं ना, उनके पीछे जो भी एक्टिविटी हैं, एक टीचर के द्वारा जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं टीचर को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बच्चों का जो रिजल्ट है अच्छा आएगा, और एक स्टूडेंट को भी अच्छा रिजल्ट देना चाहिए जो टीचर एक्सपेक्ट करता है एक बच्चे से। मैनी अडल्ट प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग रेदर देन द लिसनिंग टू लेक्चर। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, खुद से काम करके सीखना चाहते हैं नई नई चीज़ों को। वो किसी की बातें सुनना नहीं चाहते या लेक्चर कम सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग खुद से कोई ना कोई नई डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दें। तो ये होती है एकेडमिक, हमारी क्या होती है अडल्ट लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक। के बाद बात करते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक का। सोशल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि बच्चा अपनी सेल्फ की जो डायरेक्शन है उसको निर्धारित करने लग जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से या सेल्फ डायरेक्शन से चलने लग जाता है और लर्न करता है कम्युनिटी से, हमारी सोसाइटी से, वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे। दे कैन इंटरेक्ट एंड डिस्कशन क्वेश्चन एंड इशू। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं अपनी सोसाइटी में जो बड़े लोग होते हैं या जो भी अपने मम्मी पापा हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं, और सोसाइटी के लोगों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी इशू होते हैं उनका सोल्यूशन करने के लिए रेडी रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अडल्ट लर्नर पर सब लोगों की क्या होती है, नज़र होती है, उसकी फैमिली की, उनके जो भी फैमिली मेंबर होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, जो भी रिलेटिव होते हैं, वो यहाँ पर करते क्या हैं कि देखते हैं कि ये बच्चा अब इतना पढ़ लिख गया है, तो उस बच्चे के ऊपर नज़र रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, या अपने फ्रेंड्स उसके देखते हैं, कम्युनिटी देखती है, उसके ऊपर बहुत सारी क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और लोगों का प्रेशर आ जाता है। किस तरीके का प्रेशर कि अब ये इतना पढ़ लिख गया है, क्या क्या जॉब लगा है, घर पे बैठा है, कैसा है। तो लोगों की बातें यहाँ पर क्या होती हैं, एक स्टूडेंट को या एक अडल्ट लर्नर को तंग करने लग जाती हैं। उसके बाद बात क्रेविंग आउट टाइम ऑफ लर्निंग अफेक्टिव अडल्ट लर्निंग। तो यहाँ पर नई नई चीज़ें हैं जो एट द टाइम एक लर्नर को तंग करना स्टार्ट कर देती हैं। जो मैंने बताया कि सोशल जो रिश्तेदार होते हैं या सोसाइटी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, हमें उनकी बातें हैं जो हमें चुभने लग जाती हैं अगर हम जॉब नहीं लगते तो उस टाइम पर। उसके बाद दे वांट टू बी ट्रीट विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो लर्नर होता है, सोशल जो सोसाइटी होती है या सोशल जो उसकी बिलीव्स होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक स्टूडेंट होता है वो हर चीज़ के वर्ल्ड के रिलेशनशिप को समझना स्टार्ट कर देता है और हर सोसाइटी को इंडिपेंडेंटली देखना स्टार्ट कर देता है। सोसाइटी के लोगों को जहाँ जो भी वहाँ पर सरगमस्टांसेस होते हैं या जो भी इशू होते हैं वो सारी चीज़ें एक बच्चा देखना स्टार्ट कर देता है और वर्क इंडिपेंडेंटली करता है और कोऑपरेटिव इसका नेचर बन जाता है। सोसाइटी में हम लोगों के यहाँ पर भी जैसे मंदिर हो गया या गुरुद्वारा हो गया, जहाँ पर भी क्या होता है कुछ ना कुछ फंक्शन होता है तो वहां पर जाके कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। ये होती है सोशल कैरेक्टरिस्टिक एक अडल्ट लर्नर की। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक की। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इन्वायरमेंट से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीखता है ना तो उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है, अलग ही फीलिंग ले आता है दूसरों के लिए कि भाई इसने मेरे को सिखाया है। थोड़ा इमोशनल तरीके से क्या करता है, अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं कि जब भी क्या होता है, एक अडल्ट लर्नर होता है मे एक्वायर साइकोमोटर स्किल मोर स्लोली रेदर देन यंगर स्टूडेंट एंड हैव मोर डिफिकल्ट रीड स्मॉल फॉन्ट्स एंड सीकिंग स्मॉल इमेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी बंदा अडल्ट एज में आता है ना तो उसकी जो मेमोरी होती है वो कम शार्प हो जाती है। अगर तो रेगुलर जो बंदा क्या करता रहता है
किसी भी स्टडी को करता रहता है या उसके लिए कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है तो मेमोरी शार्प रहती है। लेकिन जब बंदा मेंटेन करना छोड़ देता है तो क्या होता है, जो हमारे एडोलसेंट लर्नर होते हैं या यंगर स्टूडेंट होते हैं उनसे कम स्पीड यहाँ पर होती है या कम स्लोली स्लोली सीखना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एडल्ट टू फियर सब्जेक्ट। यहाँ पर वो बच्चा डरना स्टार्ट कर देता है कि भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट, जैसे हम लोग नहीं डरते कि टीचिंग एप्टीट्यूड का इतना बड़ा सिलेबस है, हमारा यूजीसी नेट का इतना बड़ा सिलेबस है, हमारे दिल में फियर आ जाता है, डर आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, इस चीज को निकालने के लिए अच्छे से हम लोग अगर किसी भी चीज को कैटेगराइज करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप लोगों का जो स्टडी करने का वे इफेक्टिव हो जाता है, लर्निंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फील एंग्री अबाउट फोर्सेस चेंज। यहाँ पर अगर उसको जॉब ना मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कवर कर पाए अपनी फैमिली की, तो वो थोड़ा नर्वस भी हो जाता है कई बार, या फील एंग्री, एंग्री बर्ड की तरह मतलब गुस्सा कर लेता है थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस होती है ना, उसको बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं अडल्ट लर्निंग पर। जैसे वो बच्चा गेमिंग करने लग जाता है घर पे आके लैपटॉप कंप्यूटर पर, या बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं उसके इमोशंस को इफेक्ट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। तो यहाँ पर एक टीचर को चाहिए कि उसको बच्चे को सेल्फ स्टीम उसकी जगानी, उसको उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करना, जहाँ उसका वर्क प्लेस स्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, ताकि बच्चा हर चीज को अच्छे से सीख सके और अपनी लाइफ को हैंडल कर सके। उसके बाद बात करते हैं कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की। कोग्निटिव क्या होती है, देयर आर मल्टीपल चैलेंज फॉर अडल्ट लर्नर ड्यू टू द नेचर कोग्निटिव डिसलाइन ह्यूमन एक्सपीरियंस एज दे एज। इस एज के ऊपर ना बच्चे के सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं, मल्टीपल चैलेंज होते हैं जिनको उनको फेस करना आना चाहिए। अगर वो फेस करना सीख गया तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अगर ना सीखा तो उसकी लाइफ है झंड हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मोर टाइम इज नीडेड टू एक्टिव प्रोसेस टू न्यू फैक्ट। नई नई चीजों को सीखने के लिए क्या होता है, कोग्निटिव माइंड है जो हमारा स्लो हो जाता है, रेदर देन हमारे जो पिछले एडोलसेंस लर्नर थे उनकी कंपेयर में हमारा जो अडल्ट लर्नर होते हैं यहाँ पर इनकी कोग्निटिव माइंड होता है जो वो क्या होता है स्लोली हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है नई चीजों को सीखने के लिए। प्रोसेसिव स्पीड इज कोग्निटिव एबिलिटी दैट कुड बी डिफाइंड एज टाइम टू टेक पर्सन टू मेंटल टास्क। यहाँ पर ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, किसी भी चीज को सीखने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर इट इज रिलेटेड टू स्पीड विच पर्सन कैन अंडरस्टैंड रिएक्ट टू द इंफॉर्मेशन द रिसीव। यहाँ पर जो भी चीजें रिसीव की जाती हैं उनके लिए अलग अलग तरीके का रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो भी सिमिलिटी हमें मिलती है, जो भी स्टिमिलिटी हमें मिलती है ना, उसके लिए हम रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और सब चीज़ों को लेटर, नंबर या लैंग्वेज, मूवमेंट, कुछ भी चीज़ हमें दिखती है उसको वहाँ से हम कैप्चर करते हैं, वहीं से नॉलेज को कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर, और हम नई नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इन द वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड इज द टाइम बिटवीन रिसीव एंड रिस्पॉन्सिंग टू स्टिमिलिटी। यहाँ पर हम स्टिमिलिटी दे, कोई भी स्टिमिलिटी मिलती है उसका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कोग्निटिव लेवल पर क्या होता है, इस एज पर हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कोग्निटिव प्रोसेस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। और जो चीज यहाँ पर इफेक्ट करती हैं, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं यहाँ पर हमारी लर्निंग पे। तो जो इन बैरियर से बच गया वो तो अपनी लाइफ को अच्छा सा क्या कर लेता है, बना लेता है। लेकिन इन बैरियर से बचाने के लिए एक टीचर को भी मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट को। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-4 टॉपिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आज बहुत हो गया है। अगर ऐसा हम करेंगे, हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कोग्निटिव माइंड को इस तरीके से तैयार करना होगा, जो भी हमें चीजें इफेक्ट करती हैं, सोशल मीडिया इफेक्ट करता है या हमारा कोई फ्रेंड इफेक्ट कर रहा है, तो उस चीजों को इफेक्टिव जो हमारे कोग्निटिव माइंड पर इफेक्ट करती है, या हमारी फैमिली सिचुएशन इफेक्ट करती है, या हम लोगों को पैसा कमाना है तो वो चीज इफेक्ट कर रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इफेक्ट करती हैं। उन चीजों से बचने के लिए टीचर्स को या हमें खुद इंटरनल मोटिवेशन हम लोगों को होना चाहिए। उसके बाद यहाँ क्या होता है, किसी भी चीज को रिकॉल करके रखना चाहिए, एडुकेट इंफॉर्मेशन को हमें रिकॉल करके रखना चाहिए ताकि हमारी जो लर्निंग है उसको बेस्ट बनाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है,
इट मे टू लॉन्गर टू टीच अडल्ट कंपेयर टू यंगर, दे शुड बी गिवन लॉन्गर टीचिंग टाइम। यहाँ पर हर चीज की तह पर जाना पड़ता है। यहाँ पर जब अडल्ट लर्निंग की बात करते हैं ना, तो एक टीचर को भी क्या करना चाहिए, ज्यादा टाइम देना चाहिए हर कंसेप्ट के लिए, क्योंकि छोटी जो क्लासेज होती हैं, अडोलसेंट लर्नर होते हैं, उनको सिर्फ बेसिक सिखाया जाता है। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का लॉजिक सिखाते हैं, लॉजिक के साथ साथ उसकी रीजनिंग सिखाई जाती है, या किसी चीज के कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए उसके प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर को ज्यादा टाइम देना चाहिए स्टूडेंट के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। ये तो बस बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो वेरिएशन होते हैं, हर देयर आर वेरिएशन अमंग लर्नर्स, कि लर्नर के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। बच्चे का जो सिस्टम, जो कॉग्निटिव माइंड होता है, अलग अलग होता है, मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, इमोशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो डिफरेंट लर्नर को समझने के लिए ना, यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोजेनिटी ज़्यादा हो जाती है, हेट्रोजेनिटी ज़्यादा हो जाती है। डे बाय डे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, उनका माइंड है, जो लर्निंग स्टाइल है, अलग अलग हो जाता है। तो टीचर्स को इसलिए क्या करना चाहिए, एक टीचर को लर्नर की सारी जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, एक टीचर को नीड होती है इस चीज़ की कि उसको क्या करना चाहिए, हर बच्चे को समझना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो इमोशनल एबिलिटीज़ हैं, या मेंटल या साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से समझना चाहिए, ताकि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को समझकर उन पर एक टीचर काम कर सके। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल से, तो उनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मैंने नीचे दिए हैं। आई होप कि इनको ज़्यादा डिटेल में मैं वो नहीं करूँगा, आप समझ जाओगे। जैसे फिजिकल अपीयरेंस होती है, इंटेलिजेंसी, एटीट्यूड, अचीवमेंट, इमोशनल इंटरेस्ट, मोटर एबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी क्या होती है, हैबिट, नॉलेज, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं अलग अलग करती हैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से। तो टीचर को ये सारी की सारी चीज़ें हर स्टूडेंट में अलग से समझनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, चैलेंजेस होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो टीचर को ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, शेयर, लाइक, कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।